मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम बेटा हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। इसमें स्मरण शक्ति को यानी हमारी याददाश्त को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है इसी के बारे में बताया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान प्राप्त करने हेतु स्मरण शक्ति का महत्व कौन नहीं जानता। यदि हमें अपने अतीत से प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही स्मरण न रहे तो हम नया ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कि स्मरण शक्ति है उसका उसको याद करने में, ज्ञान प्राप्त करने में उसका क्या महत्व है, ये कौन नहीं जानता। सभी जानते हैं कि हमने अतीत यानी पहले जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है अगर वो हमें याद नहीं रहेगा तो हम नए ज्ञान को प्राप्त करने का कैसे कर सकते हैं। स्पष्ट है कि स्मरण शक्ति उस बौद्धिक क्षमता को कहते हैं जिसके बल पर व्यक्ति अर्जित ज्ञान को और अनुभूत घटनाओं को याद रख सकता है। तो स्मरण शक्ति क्या है? स्मरण शक्ति है उस बौद्धिक क्षमता को कहते हैं जिसके बल पर व्यक्ति अर्जित ज्ञान की, जो भी ज्ञान उसने इकट्ठा किया है उसको, और अनुभूत घटनाओं और जो घटनाएं उसके जीवन में हुई हैं उनको, उन सभी को याद रख सके। वैज्ञानिक भी स्मरण शक्ति की कार्यप्रणाली को समझ नहीं पाए। मस्तिष्क घटनाओं के ज्ञान को किस प्रकार से स्मृति में बैठाता है, यह अभी भी एक रहस्य है कि वैज्ञानिक भी इस चीज़ को अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि स्मरण शक्ति है उसकी कार्यप्रणाली क्या है और है मस्तिष्क घटनाओं के ज्ञान को किस प्रकार से स्मृति में बैठाता है। यह अभी भी एक रहस्य ही, तथापि वैज्ञानिक यह बात निश्चित पूर्वक कह रहे हैं कि स्मृति में ज्ञान को संचित करने की क्रिया में अनिवार्यतः मस्तिष्क की नाड़ी कोशिकाओं का हाथ है। लेकिन वैज्ञानिक यह जरूर कहते हैं कि स्मृति में ज्ञान को संचित करने की जो क्रिया में अनिवार्य है वो मस्तिष्क की नाड़ी कोशिकाओं का हाथ है। उनके अनुसार स्मरण शक्ति का संबंध मस्तिष्क के उच्च भाग से है जो भाषा ज्ञान प्राप्त करते समय और जटिल समस्याओं दो चार होते समय क्रियारत होता है। स्मरण शक्ति का संबंध है वो मस्तिष्क के उच्च भाग से है जो भाषा ज्ञान प्राप्त करते समय, कि जब हम किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं उस समय, और कोई जटिल समस्या से दो चार होते समय क्रियारत हो जाती है। स्मृति कोष्ठ के 3 कक्ष, स्मृति कोष्ठ ने उसके 3 कक्ष बताए गए हैं। वैज्ञानिकों ने स्मृति को 3 भागों में 3 भेदों में विभक्त किया गया है। यह भेद तथ्यों को स्मरित रखने की समावधि पर आधारित है। कि वैज्ञानिक है उन्होंने स्मृति के हैं वो 3 भेद किए हैं और ये 3 भेद उनके जो याद रखने की जो अवधि है, समय अवधि है यानी समय है, उसके आधार पर इसको बांटा है। ये 3 हैं: ज्ञानेंद्रिय परक स्मरण शक्ति, लघुकालीन स्मरण शक्ति और दीर्घकालीन स्मरण शक्ति। इन तीनों प्रकार के स्मरण शक्तियों के लिए मस्तिष्क के स्मृति कोष्ठ को अलग अलग कक्ष बने हुए हैं जो जहाँ दी गई व्याख्या के अनुसार कार्य करते हैं। कि जो स्मरण शक्ति के लिए है मस्तिष्क के स्मृति कोष्ठ में अलग अलग कक्ष बने हुए हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं किस प्रकार से। कि स्मृति कोष्ठ के ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कक्ष में केवल क्षण भर के लिए तथ्यों को याद रखने की क्षमता होती है। कि जो स्मृति कोष्ठ के ज्ञान परक स्मृति कक्ष है उसके अंदर क्षण भर के लिए यानी बहुत कम समय के लिए तथ्यों को याद रखने की क्षमता होती है। जब आप एक पर्वत को देखते हैं तो आँखों द्वारा पर्वत के विषय में ग्रहण की गई सूचना स्मृति कोष्ठ में ज्ञानेंद्रिय परक कक्ष में तक आ जाती हैं और क्षण भर में ही स्मृति फीकी पड़ जाती है। जब हम किसी पर्वत को देखते हैं, पर्वत का सुंदर दृश्य देखते हैं, तो ऐसी में जो हम उसके विषय में जो भी सूचनाएं ग्रहण करते हैं वो ज्ञानेंद्रिय परक जो कक्ष है उसके अंदर आ जाती हैं और वो थोड़े समय के लिए होती हैं, थोड़े समय में वो यादें हैं वो फीकी हो जाती हैं। यदि सूचना को याद रखना हो तो इसे प्रयत्न करके लघुकालीन स्मृति शक्ति में भेजना होता है, और अगर हमें इनको याद रखना हो तो इसको हमें लघुकालीन स्मृति कक्ष में भेजना पड़ता है, अन्यथा ये स्मृति से निकल जाती है यानी हमारी यादों से निकल जाती हैं। स्मृति कोष्ठ के लघुकालीन स्मृति कक्ष में इस भाग में पहुंचाया हुआ ज्ञान उतने ही समय तक बना रहता है जितने समय तक उसका प्रयोग होता रहे। ये है लघुकालीन स्मृति कक्ष। इसमें क्या होता है कि हमने कोई चीज़ याद करी है तो वो उतने समय तक ही याद रहती है जब तक हम उस चीज़ को बार बार दोहराते रहते हैं। मान लीजिए आप एक फ़ोन नंबर कहीं से नोट करते हैं, कि आप फ़ोन नंबर कहीं से देखते हैं और ये फ़ोन नंबर आपको कुछ समय तक याद
आपकी स्मृति में कुछ समय तक बना रहेगा। यदि आप इस नंबर को बार बार डायल करेंगे तो ये दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में जाकर अंकित हो जाएगी। कि आपको मान लो कोई नंबर है, उसको आप याद करते हो तो वो आपको याद रहेगा थोड़े समय के लिए और आप फिर उसको भूल जाओगे। लेकिन अगर आप उसको बार बार में याद करते रहोगे या डायल करते रहोगे तो क्या हो जाएगा, वो दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में चला जाएगा। अन्यथा 20-25 सेकंड में यह नंबर आपकी स्मृति पट से लुप्त हो जाएगा। जैसे हम कुछ याद करते हैं तो हमें याद नहीं रहता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, चीज़ को बार बार में दोहराना पड़ता है। स्मृति कोष्ठ के दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में असीम ज्ञान का भंडार होता है। और स्मृति कोष्ठ के जो दीर्घकालीन, नाम से ही पता है दीर्घ, तो दीर्घकालीन जो स्मृति कक्ष है उसमें असीमित ज्ञान का भंडार होता है, जिसका कुछ अंश तो जीवन भर की संपत्ति बन जाता है। जो दीर्घकालीन स्मृति कक्ष है उसमें असीम ज्ञान का भंडार होता है, बहुत ज्ञान होता है जो हमारा जीवन भर का ज्ञान है, और कुछ तो है वो जीवन भर तक बना रहता है। इस ज्ञान को बने रहने के पीछे दो कारण हैं। इसका दो कारण कौन कौन से हैं, इसकी बार बार आवृत्ति, कि बार बार इसको दोहराया जाना, और अथवा इसके साथ भावात्मक संबंध जुड़ जाना, कि या तो इन चीज़ों को बार बार में जिन चीज़ों को हम दोहराते हैं या फिर उससे कोई हमारा भावनात्मक संबंध है वो जुड़ा रहता है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी व्यक्ति को अचानक मिलने के पश्चात बार बार उससे भेंट होती रहे तो उसकी स्मृति है वो मस्तिष्क में पहली नज़र में ही अंकित हो जाती है। दूसरी अवस्था में किसी से पहली नज़र में स्नेह हो जाने पर अथवा कोई दुर्घटना अचानक आंखों से देख लेने पर उसका ज्ञान है वो भावनात्मक रूप से मस्तिष्क में अंकित हो कर दीर्घकालीन स्मृति के कक्ष में सदा के लिए बैठ जाता है। कि जैसे आपको उदाहरण बताया कि किसी व्यक्ति से आप अचानक मिलते हो और उससे फिर बार बार मिलते हो तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। दूसरा है कि किसी को देखते ही आपको उससे स्नेह हो जाना पहली नज़र में ही, और दूसरा या फिर कोई ऐसी घटना हो जाना जिसकी वजह से वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाती है। हम कुछ बातें भूल क्यों जाते हैं, अब है कि हमारी जो कुछ बातें हैं वो भूल क्यों जाते हैं, इसका क्या कारण है। भूलने की क्रिया को स्मरण शक्ति की विपरीत क्रिया कहा जा सकता है। जिस प्रकार स्मृति समावधि पर आधारित होती है, ठीक उसी प्रकार भूलने की क्रिया का भी समय से गहन संबंध है। कि जिस प्रकार से जो याद रखने की चीज़ें हैं उसकी समावधि होती है, हमने 3 भागों में बैठाया, वैसे ही जो भूलने की क्रिया है उसका भी समय से गहन संबंध है, गहरा संबंध है। मान लीजिए आप एक प्रीतिभोज में जाते हैं तथा अनेक लोगों को वहाँ देखते हैं। 1-2 घंटे तक आपको याद रहेगा कि किन किन व्यक्तियों को आपने प्रीतिभोज में देखा, परंतु 2-4 दिन बाद आप केवल कुछ लोगों के नाम और चेहरे ही पुनः अपनी स्मृति पट पर ला सकेंगे। भूलने की क्रिया का विश्लेषण भी वैज्ञानिकों द्वारा ठीक प्रकार से नहीं किया गया है, तथापि उन्होंने कुछ तथ्यों की खोज की है जो भूलने की क्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। ये तथ्य हैं हस्तक्षेप, पुनः स्मरण में अक्षमता, अभिप्रेरित विस्मृति और रचनात्मक प्रक्रम। तो इसमें जिस प्रकार से वैज्ञानिक स्मरण शक्ति के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वैसे ही भूलने की प्रक्रिया के बारे में भी वैज्ञानिकों ने ठीक प्रकार से नहीं कहा। लेकिन जिस प्रकार से हम कुछ चीज़ों को याद रखने की हमारी समय अवधि होती है, वैसे ही भूलने के कुछ कारण भी बताए हैं। कि जिस प्रकार से हम किसी कहीं पे खाने पे जाते हैं, हम बहुत से लोगों को देखते हैं, हमें सभी लोगों का चेहरा याद रहता है, लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है, हमें सिर्फ कुछ लोगों का चेहरा ही याद रहता है। हम उनके बारे में कुछ लोगों के नाम और चेहरे ही हमें याद रहते हैं, बाकी हम भूलने लगते हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो भूलने की क्रिया है उसके लिए उत्तरदायित्व कारण बताए हैं। हस्तक्षेप, पुनर्स्मरण में अक्षमता, अभिप्रेरित विस्मृति और रचनात्मक प्रक्रम। हस्तक्षेप से भाव है कि पुराने स्मरण किए हुए तथ्य नए तथ्यों को स्मृति में बैठाने के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। कि जो पुराने हमारी याद की हुई तथ्य हैं उनको नए तथ्यों की स्मृति में बैठाने में वो मार्ग में बाधा बन जाते हैं। यदि कोई मित्र आपको नया फ़ोन नंबर दे दे तो पुराना फ़ोन नंबर नए नंबर की स्मृति पर पटल पर बैठने में बाधा डालता है। जब मान लो किसी का पुराना फ़ोन नंबर आपको याद है, अब उसने आपको नया नंबर दिया, तो अब आप जब नया नंबर याद करेंगे तो आप पुराना नंबर क्या होगा, भूलने लगेंगे। यही नहीं, नए नंबर में स्मृति हो जाने पर आप पुराना नंबर है वो धीरे धीरे स्मृति से निकल जाएगा। तो जो आपका पुराना नंबर है वो धीरे धीरे क्या होएगा, आप भूलने लग जाओगे। पुनः स्मरण में अक्षमता का अर्थ है स्मृति में अंकित तथ्यों को समय पर पुनः याद न करना। कि जो चीज़ें हमें याद हैं उनको बार बार में याद नहीं करना, तो समय निकल जाने पर वे तथ्य अपने आप स्मरण हो जाते हैं। ऐसी विस्मृति अस्थायी हो जाती है। इस स्थिति की तुलना वैज्ञानिक कहीं रखकर
भूली हुई वस्तु से करते हैं जो समय निकलने के पश्चात अपने आप हाथ लग जाती है। कि किसी चीज़ को हम रख कर भूल जाते हैं, फिर हमें वो याद ही नहीं आती, लेकिन वो अपने आप किसी दिन हाथ में लग जाती है कि वो कहीं में रखी हुई हम भूल जाते हैं। बाकी का चैप्टर बेटा हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। Nice morning to all my dear student of class 8. This is Vinita, I'm your science teacher. Welcoming again to all of you on our YouTube channel of online classes. Student, as you know that in our continuous revision work, we are providing you better facility for the revision through our upcoming videos. And in this video, I am going to tell you the content of the short question answer of chapter 13. So let's start doing it. Student, we will revise the short question answer of chapter 13. So firstly we will start it from the question number 1, that is what is an oscillation. देखिए स्टूडेंट ऑसिलेशन क्या होता है. What is the time taken by an oscillating body to complete one oscillation. और उस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम टेकन होता है, मीन्स एक जो टाइम लिया जाता है ऑसिलेटिंग बॉडी से वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने को, उसे हम क्या बोलते हैं. सो द to and fro movement of vibrating object along its mean position is called an oscillation. स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट सेंटर पॉइंट पर रखा हुआ होता है, सपोज दैट इफ वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एन पेंडुलम. पेंडुलम में देखिए क्या होता है स्टूडेंट, वो एक पॉइंट से स्टिक होता है एंड यहाँ पर वो इस तरीके से गिरा हुआ होता है. लाइक यहाँ पे जो उसका सेंटर पॉइंट है ये, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, इट विल मूव फ्रॉम हेयर टू दिस एंड कम ऑन टू द सेंटर. ये जो मूवमेंट है इसका, दैट वी कॉल द एन ऑसिलेशन. तो टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हमारा पेंडुलम हो गया, एंड टू एंड फ्रो इसका मोशन हो गया अलॉन्ग इट्स मीन पोजिशन के साथ जो ये मूवमेंट करता है, दैट वी कॉल द स्टूडेंट एन ऑसिलेशन. द टाइम टेकन बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन कॉल द टाइम पीरियड. और उस ऑसिलेटिंग बॉडी के थ्रू जो ये कंप्लीट ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए टाइम टेकन होता है, पूरा समय जो लिया गया होता है, दैट वी कॉल द टाइम पीरियड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट व्हाट इज साउंड. साउंड क्या होता है. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. यू नो दैट ऑल वी नो एंड वी आर फैमिलियर दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो साउंड होता है वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है, प्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग द ऑब्जेक्ट्स मूव टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ. और किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, जब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है ये टू एंड फ्रो मोशन करता है या बैक एंड फोर्थ, या तो इस जगह से आगे पीछे जाए या फिर ऊपर नीचे मूवमेंट हो. मतलब कहने का ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा होता है, उसका टू एंड फ्रो मोशन एंड बैक एंड फोर्थ का मोशन जो होता है, मूवमेंट होता है, दैट भी कॉल्ड, उसी के थ्रू ही स्टूडेंट साउंड प्रोड्यूस होता है. बिकॉज वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही ओनली ऐसा सोर्स है, उसी के थ्रू ही एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, मीन्स साउंड प्रोड्यूस हो सकता है. साउंड जो है स्टूडेंट बहुत कई बार ऐसा भी होता है कि जब बहुत ही किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिक्टली टाइटली हिट किया जाता है तो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, थ्रू उसके भी स्टूडेंट साउंड प्रोड्यूस होता है. एंड यू नो सेंसेशन ऑफ हियरिंग है ये साउंड जो होता है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग होता है. जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हमें कुछ फील भी होता है, सुनाई देता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट द डिफरेंस. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूज़िक एंड नॉइज़. म्यूज़िक एंड नॉइज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है. देखिए स्टूडेंट, म्यूज़िक जो होता है एक प्लीजेंट साउंड होती है जो हमें सुनने में अच्छी लगती है. नॉइज़ जो होता है वो अनप्लीजेंट साउंड होता है, हमें सुनाई देने अच्छा नहीं लगता है. देखिए जैसा कि आपने पार्टीज़ में देखा होगा, डीजे जो बजता है, ओके, उससे जो साउंड रिलीज़ होती है, प्रोड्यूस होती है, हमें अच्छी लगती है. बट अगर उसका ही वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए देन वही साउंड हमारे लिए अनप्लीजेंट हो जाती है. मीन्स उसमें से जो म्यूज़िक बज रहा था वो म्यूज़िक हमारे लिए हम नॉर्मल उसमें मोड में करके सुनते हैं, उसको एक उसका नॉर्मल वॉल्यूम सुनते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है. बट अगर उसी को ही हम लाउड कर दें तो समटाइम वो अनप्लीजेंट हो जाता है. समटाइम जो साउंड है हमारे मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का म्यूज़िक अच्छा लगता है, किस टाइप का. समटाइम वही म्यूज़िक अगर आप सपोज दैट कोई पर्सन प्रेशर में है, टेंशन में है और उसको वो म्यूज़िक सुनाया जाए तो उसे वो ही म्यूज़िक इरिटेटिंग लगेगा, बट अनदर पर्सन को वो ही म्यूज़िक
अच्छा लगता है। सो ये चीज़ें मूड पर डिपेंड करती हैं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो वेदर इट इज़ म्यूज़िक, वेदर इट इज़ नॉइज़। Okay, so a sound which has a pleasant sensation on the ears is called music. एक ऐसा साउंड जिसका मतलब जो हमारे ईयर्स पे कैसा फील हो, प्लेजेंट, अच्छा सा लगे हमें सुनने के बाद, प्लेजेंट सेंसेशन फील होता है, दैट वी कॉल द म्यूजिक. बट अ नॉइस विच डज नॉट हैव अ प्लीजिंग सेंसेशन ऑन द ईयर्स इज़ कॉल्ड नॉइस. और वही एक साउंड जो कि प्लीजेंट सेंसेशन नहीं होता है. प्लीजेंट मीन्स अच्छा लगना जो होता है, सुहावना वैसे इसका मीन्स होता है. और वही सेंसेशन हमें अच्छा ना लगे, हमें हमारी बॉडी को अच्छा फील ना हो, तो दैट वी कॉल द नॉइज. स्टूडेंट, दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिक एंड नॉइज. नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4th, दैट इज स्टेट फॉर इल इफेक्ट्स कॉज बाय द नॉइज पोल्यूशन. अब आपको इसमें इल इफेक्ट्स बताने हैं, जो बुरे प्रभाव हम कह सकते हैं, डिमेरिट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन के क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं, बुरे प्रभाव हो सकते हैं. हाई नॉइज लेवल कैन लीड टू द लॉस ऑफ हियरिंग. जो हाई लेवल का नॉइज़ पोल्यूशन होता है, हाई लेवल का, वो हमें कई बार लॉस ऑफ हियरिंग्स के लिए भी रीज़न बन सकता है. देखिए क्या होता है स्टूडेंट, कि कई बार ये हमारे ईयर ड्रम को भी ब्लास्ट कर सकता है, बर्स्ट कर सकता है. सो इट कैन क्रिएट इल इफेक्ट फॉर अस. नेक्स्ट वन इज़ फैटिक मे बी देयर टू लैक ऑफ स्लीप. अब सपोज दैट किसी भी एरिया में अगर लाउड स्पीकर्स बज रहे हैं तो कोई पर्सन सो नहीं पाया, तो उसकी वजह से लैक ऑफ स्लीप की वजह से उसे फैटिकनेस फील होगी. दिस इज़ ऑल्सो एन इल इफेक्ट कॉज बाय द नॉइज पोल्यूशन. इट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर. समटाइम यू नो अबाउट इट, दिस इज़ अबाउट द ओल्ड पर्सनस हु आर एट देयर ओल्ड एज. ये उनके लिए है. फिर हाई लाउड स्पीकर्स वगैरह को सुनने से या फिर डीजे वगैरह के साउंड को सुनने से कई बार ओल्ड पर्सनस का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है. इट इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर देम. इट कैन कॉज लॉस ऑफ नाइट विजन. और समटाइम आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा हाई लाउड स्पीकर्स वगैरह, हाई म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक सुनने से हमें नाइट विज़न की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है. इट मीन्स हमें रात को जो दिखाई देता है वो भी दिखाई देना बंद हो सकता है. इफ़ these all are the ill effects of the caused by the noise pollution. Now question number 5th is about what is the difference between ultrasonic and infrasonic. Student, in this chapter we have read about the ultrasonic and infrasonic sounds. Ultrasonic sounds and infrasonic sounds क्या होते हैं? Ultrasonic sounds, the sounds of frequencies greater than 20 hertz are called ultrasonic sound. साउंड जो स्टूडेंट देखिए 20 to 20,000 हर्ट्ज जो साउंड होती है वो ही एक नॉर्मल पर्सन को, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को हियरेबल होती है. बट इफ़ द साउंड फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द सिंबल और दिस इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, व्हेन द साउंड लिमिट इज़ when the sound's frequency is greater than 20,000 hertz, this would considered as the ultrasonic sounds, जिसे हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोलेंगे अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है. इफ़ द साउंड फ्रीक्वेंसी इज़ लेस दैन 20 हर्ट्ज, अगर वही साउंड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस है, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज इंफ्रासोनिक साउंड. सो स्टूडेंट, ये इंफ्रासोनिक साउंड्स में कंसिडर्ड होगी. Okay student, now we have complete our the revision work of short question answer of chapter 13. I hope you will learn all these questions for your preparation of S7 exam. God bless you. Take care. Goodbye students. Morning students, welcome to our online classes. This is for class 8. In previous class we started our 5th chapter of history, crafts and industries. In this chapter we read some topics like the Indian Industrial Revolution, and today we read about effects on other countries. कि Indian Industrial Revolution का जो इफ़ेक्ट हुआ अदर कंट्रीज़ के ऊपर, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. The Industrial Revolution which started in Europe deeply affected other countries. कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अदर कंट्रीज़ में स्टार्ट हुई थी उसने और भी कंट्रीज़ को अफेक्ट किया, प्रभावित किया. It created to an increased demand for raw material and a search for new market for the manufactured good. और इसने क्या किया कि बढ़ावा दिया, इंक्रीज डिमांड फॉर रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ाई और नए मार्केट ढूंढने के लिए कि जो बना हुआ माल था उसको कहाँ बेचें.
द यूरोपियन कंट्रीज रेस्ड टू एक्वायर कॉलोनीज, कि यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनके बीच में अब रेस हो रही थी कि एक्वायर करने के लिए, कॉलोनीज को, देशों को एक्वायर करने के लिए कि हमें कहाँ पे अपना सामान बेचना है. वुड मीट बोथ ऑफ दीज डिमांड्स, इन दोनों डिमांड के लिए. A new market for the factory made goods was created in these colonies which the local handmade product being unable to complete. कि हैंडमेड माल तो जल्दी से तैयार नहीं होता था, इसीलिए इन कंपनियों ने, इन फैक्ट्रियों ने अपना स्थान वहाँ पे बना लिया. इन टर्न द फार्मर वर फोर्स टू ग्रो द रॉ मटेरियल टू सेटिस्फाई द इंक्रीजिंग नीड्स, और किसानों को भी फोर्स किया जाने लगा उन रॉ मटेरियल को पैदा करने के लिए जो इन इंक्रीजिंग नीड्स को पूरा कर सके. ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, ब्रिटिश पॉलिसीज की भारत के अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज हैं ब्रिटिश की? अब द ट्रांजिशन ऑफ द मार्केट डिमांड टू फैक्ट्री मेड गुड्स पुट द आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट पीपल आउट ऑफ वर्क एंड लेड टू द डी अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया. कि जो भारत के अंदर इन मार्केट्स की डिमांड बढ़ी इन गुड्स को, तो ये आर्टिशियंस जो हैं और जो क्राफ्ट पीपल है उनका काम चला गया और भारत के अंदर डी अर्बनाइजेशन होने लगा. विद नो एम्प्लॉयमेंट इन सिटीज सच एज ढाका, मुर्शिदाबाद एटसेट्रा, पीपल रिटर्न टू विलेज वेयर द मेन मीन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वॉज एग्रीकल्चर. और अब जब इन लोगों के पास कोई काम नहीं था तो ये लोग वापस शहरों से, ढाका और मुर्शिदाबाद, कहाँ पे नहीं थी एम्प्लॉयमेंट? ढाका और मुर्शिदाबाद जो सिटी थी उनमें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो इसलिए वहाँ के लोग अब वापस अपने गांव जाने लगे. दिस रिड्यूस्ड इंडिया टू ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड ए मार्केट ऑफ गुड्स मेड इन ब्रिटेन. और इसने क्या किया? रिड्यूस्ड कर दिया कि जो भारत का रॉ मटेरियल था वो अब पूरा कहाँ पे जाता था, कि भारत का जो कच्चा माल था वो जो विदेशों में जाता था उसको कम कर दिया, और जो भारत के अंदर बना हुआ माल आता था ब्रिटेन का उसको. द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री वॉज इम्प्रूव्ड टू फैसिलिटेट दीज न्यू चेंजेस. और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, मतलब जो चीज़ें थी जो इस सारी चीज़ों के अंदर यूज़ हो रही थी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है या कंपनीज़ हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी चेंज किया जा रहा था. इम्प्रूव टू फैसिलिटेट दीज न्यू चेंजेस, कि इनको भी चेंज करना ज़रूरी था. रोड्स एंड कैनाल वर इम्प्रूव्ड एंड रेल ट्रांसपोर्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड. कि रोड और जो नहरी जो काम था उनको इम्प्रूव किया गया और जो रेल ट्रांसपोर्ट था उसको लाया गया. These changes also allowed the British to control their empire more effectively. और इन सारे चेंजेस ने क्या किया कि ब्रिटिश का जो कंट्रोल था उनकी कॉलोनीज़ पे वो और ज़्यादा प्रभावशाली हो गया. एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट elsewhere such as the building of the Suez Canal in Egypt also added the British Empire in India. कि जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट थे, जैसे कि स्वेज कैनाल का इजिप्ट में बनना, यूनान में बनना, वो भी क्या था? एक ब्रिटिश एम्पायर द्वारा बना. उन्होंने भी रास्ता साफ कर दिया भारत तक आने का, कि जो यूरोपियों को इतना घूम के आना पड़ता था, पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के आना पड़ता था, अब वो सीधा यहाँ से भारत में आ सकते थे. द डिक्लाइन ऑफ द क्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज मोस्टली एडेड बाय द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ वन वे फ्री ट्रेड. और जो डिक्लाइन हुआ क्राफ्ट इंडस्ट्री का भारत से, उसका एक कारण था वन वे फ्री ट्रेड, कि एक तरफ का फ्री ट्रेड. ठीक है. दिस पॉलिसी अलाउड टैक्स फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाइल इंडियन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन हैड टू पे टैक्सेस एज हाई 400%. ये पॉलिसी क्या थी कि जब ब्रिटिश से सामान आता था तो वो टैक्स फ्री आता था, लेकिन जब भारतीयों को अपना कोई सामान ब्रिटेन में भेजना होता था तो उनको 400% टैक्स देना पड़ता था. एडिशनली द एब्लोइटेशन ऑफ द EEIC's मोनोपोली ओवर द इंडियन मार्केट in 1813 allowed other British companies to enter the Indian market. और जो EEIC का ये एब्लोशन था जो भारतीयों के ऊपर वो अत्याचार करते थे, इसने भारत के अंदर और ब्रिटिश कंपनियों को व्यापार करने के लिए रास्ता खोल दिया. द इंडियन क्राफ्ट इंडस्ट्री स्ट्रगल टू सर्वाइव दिस इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन. और जो भारतीय जो कला थी, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, वो अब सर्वाइव कर रही थी इस बढ़ते हुए कंपटीशन के अंदर.
द इंडियन क्राफ्ट इंडस्ट्री स्ट्रगल्ड टू सर्वाइव इन दिस इंक्रीज्ड कंपटीशन। और जो भारतीय क्राफ्ट ये लाइन रिपीट है, द ब्रिटिश रूल इन द इंडिया लेड द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ इन ए सिस्टमेटिक मैनर। और जो ब्रिटिश रूल था उसने भारत को क्या किया, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, भारत की वेल्थ को बिल्कुल ही सुखा दिया था। ठीक है, जो भारत का धन था वो पूरा क्या कर रहा था, विदेश में जा रहा था, और ये पूरा सिस्टमेटिक रूप से हो रहा था। द नेशनलिस्ट लीडर दादा भाई नौरोजी फर्स्ट आर्टिकुलेटेड द ड्रेन ऑफ wealth theory by pointing out how the Indian wealth was being drained away to Britain with no return to India। कि दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने ये ड्रेन विद वेल्थ थ्योरी पॉइंट आउट की थी, जो उन्होंने बताया कि भारत की जो वेल्थ है उसको कैसे निचोड़ा जा रहा है, कैसे उसको भेजा जा रहा है ब्रिटेन में बिना भारत में वापसी के। This had impoverished the nation and India was devastated by farmer with the death of million of people। और इन सब ने क्या किया कि जो भारतीय की दशा थी उसको निर्दयी बना दिया, और जो भारतीय किसान थे जो बेचारे बाई फेमाइंस विद द डेथ ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। और इसने क्या किया कि भारतीय जो बहुत सारे लोग थे वो आपदा के कारण मर भी गए थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई संसाधन नहीं था, तो उनके खाने के लिए कुछ नहीं था, तो कुपोषण यहाँ पे फैल रहा था। तो ये सारा जो था हो रहा था। अब है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन द 20th सेंचुरी की 20th सेंचुरी के अंदर क्या क्या ग्रोथ हुई इंडस्ट्रीज़ के अंदर। फर्स्ट स्टेप टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया वर टेकन अप ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन अर्ली 20th सेंचुरी। जो पहला स्टेप लिया गया भारत के अंदर इंडस्ट्रीज स्थापित करने का, वो स्वदेशी जो आंदोलन था 20वीं शताब्दी का, उससे स्टार्ट हुआ। एट दिस टाइम इंडिया ओन टेक्सटाइल मिल केम अप इन अहमदाबाद, सूरत एंड बॉम्बे। और इस टाइम भारतीयों ने अपनी खुद की मिल, टेक्सटाइल मिल, कपड़े की मिल स्थापित की अहमदाबाद, सूरत और बॉम्बे में। द टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री वॉज ऑल्सो सेटअप इन 1905 इन जमशेदपुर। और जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी वो स्थापित हुई 1905 में जमशेदपुर में। शुगर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज हाउएवर वर एस्टेब्लिश ए लिटिल लेट इन द 1930s। और शुगर और सीमेंट इंडस्ट्रीज स्थापित हुई थोड़ा सा लेट 1930s में। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया वॉज प्रीसीडेड बाई वाइडस्प्रेड प्लांटेशन इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस्ड कैश क्रॉप्स एट ए लार्ज स्केल फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसने प्लांटेशन की कृषि को बढ़ावा दिया, जो कैश क्रॉप्स के रूप में उगाई जाती थी लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट के लिए, जो एक्सपोर्ट की जाती थी। लार्ज स्टेट ग्रोइंग ओनली वन कैश क्रॉप लाइक इंडिगो, टी और कॉफ़ी कुड बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया। और जो लार्जेस्ट कैश क्रॉप्स उगाई जाती थी जैसे नील की, चाय की, कॉफ़ी की, भारत के बहुत सारे भागों में 19वीं शताब्दी में उगाई जा रही थी। मैनी टी प्लांटेशन केम अप इन आसाम, बंगाल एंड साउथ इंडिया, वाइल कॉफ़ी प्लांटेशन वर सेट अप इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ इंडिया। कि जो कॉफ़ी उगाई ना, जो चाय उगाई जा रही थी वो असम, बंगाल और साउथ इंडिया में उगाई जा रही थी, जबकि जो कॉफ़ी प्लांटेशन हो रहा था वो पश्चिमी घाट के ऊपर साउथ इंडिया में हो रहा था। दीज प्लांटेशन वर मोस्टली ओन्ड बाय यूरोपियंस वाइल द वर्कर वर इंडियंस। ये जो उगाई प्लांटेशन किया जा रहा था ये यूरोपियनों के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इसमें काम करने वाले इंडियंस थे। हैविंग मेड टू साइन कॉन्ट्रैक्ट विद द प्लांटर्स, दीज वर्कर वर एक्सप्लॉइटेड एज दे कुड नॉट लीव द प्लांटेशन। और जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो लोग इन प्लांटर्स थे, जो इन खेतों के मालिक थे, वो इन लोगों का शोषण करते थे यदि वो प्लांटेशन नहीं करते थे तो। कुड नॉट लीव द प्लांटेशन, अगर वो प्लांटेशन करना नहीं छोड़ते थे तो। However, the process of industrialization in India was very slow and there was a lack of basic industries like engineer and metallurgical works। कि भारत के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बहुत धीरे धीरे हो रहा था, और किसके कारण कि यहाँ पे ना तो तकनीकी थी और ना ही यहाँ पे जो संसाधन थे, जो लोहे का काम करने या जो मेटल का काम करने वाले लोग थे। द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑल्सो डिड नॉट टेक अप स्टेप्स टू इम्प्रूव द कंडीशन।
और जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भी कोई स्टेप नहीं उठाए इन कंडीशंस को सुधारने के लिए। देयर वर ऑल्सो ए लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड स्किल लेबरर्स टू वर्क इन इंडस्ट्रीज एट हायर पोस्ट, और लैक था यहाँ पे क्वालिफाइड और स्किल्ड लेबर्स का इंडस्ट्रीज में हाई पोस्ट पे काम करने के लिए। एज ए रिजल्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया वॉज स्टंट एंड दस द succeeding governments which came to rule the country had to take up important steps for further industrialization of the country। कि इसी के परिणाम स्वरूप जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के अंदर बहुत ही जो सरकार बनी थी उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि भारत के अंदर औद्योगिकरण नहीं था, लोगों के पास रोजगार नहीं था। तो इसीलिए जो भी सरकार बनी उसने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए भारत में आगे औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल, यू रीड इट अगेन, वी डू द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning, 8th class. So let's start our today's maths class. In the previous class we doing exercise 6.4. Now the next questions are, fourth one is using identities. Identities क्या थी हमारे पास, जो 3 लिखवाई थी, और एक और हमारे पास अगर क्या होता है कि उसमें कॉमन नहीं हो तो क्या होता है कि हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म्स में। नाउ फोर्थ में हमारे पास है, फर्स्ट जो है उसको क्या लिखना है 192 और उसकी पावर क्या है 2। तो 192 को हम क्या लेते हैं हंड्रेड्स की उसमें लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसके नियरेस्ट आ रहा है 100 या 200, 200 के नियरेस्ट है। सो क्या हो जाएगा 200 में से हम क्या कर देंगे 8 माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर। ये क्या बन गया a माइनस बी और उसका होल स्क्वायर। सिंपली क्या करना है आपको फॉर्मूला पुट करना है और सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट में थर्ड है हमारे पास 503 मल्टीप्लाई विद 497, ठीक है। क्या दिख रहा है अब यहाँ पे, this will be nearest to 500 and this is also nearest to 500, but difference क्या है, this will be equals to plus and here we have minus, ठीक है। अब क्या है देखो, टर्म a सेम है यहाँ भी b सेम है, लेकिन साइन किसका है माइनस और प्लस का। तो क्या हो जाता है दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर लिख देते हैं और बीच में साइन क्या आ जाता है माइनस का, ठीक है। 500 का करेंगे 25, 2 जीरो से स्क्वायर में क्या हो जाती है 4 जीरोस और ये हो जाएगा हमारे पास 9। सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा 1 9 9 9 4 2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3 4 2 उसका स्क्वायर माइनस 3 4 1 और इसका स्क्वायर, ठीक है। क्या दिख रहा है इंडिविजुअल दो नंबर्स का हमारे पास स्क्वायर दिख रहा है। क्या होता है फॉर्मूला, अगर इस फॉर्म में हो तो हम सिंपली उनका इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर ऐसे हो तो क्या लिखेंगे x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई, ठीक है। 342 में से वो करेंगे 1 मल्टीप्लाई में जितना आंसर आएगा 386, तो कितना आ गया 683 इज द आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। ऐसे आपको बाकी इसके बाकी के सारे पार्ट्स ऐसे ही है, जो स्क्वायर में है नीचे 7 और 8 ऐसे ही सिंपली क्या करना है आइडेंटिटी पुट करनी है, पहले प्लस और बाद में माइनस, या पहले माइनस बाद में प्लस करके उनकी सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज so in the next one, fifth one, we have to simplify the followings. So third part है हमारे पास this, तो क्या है यहाँ पे एक 1 और 2 प्लस साइन है, मतलब यहाँ 3 टर्म्स है, ठीक है। अगर देखो a b और साइन क्या है बीच में माइनस और प्लस का, तो क्या हो जाएगा इंडिविजुअल का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर बीच में साइन माइनस और b का स्क्वायर। नेक्स्ट पे आते हैं प्लस साइन है b c और प्लस माइनस से डिफरेंशिएट है, क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। नेक्स्ट पे जाएंगे तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, हो गया। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको लिख देते हैं ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का इधर माइनस का कैंसिल आउट, ठीक है। प्लस माइनस में होंगे बी स्क्वायर यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो कितना हो जाएगा कैंसिल आउट, और सी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट, तो क्या बच गया सिर्फ 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे फोर्थ वन जो है हमारे पास वो है एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू में एन स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। यहाँ दिख रहे हैं एम स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, एन स्क्वायर सेकेंड टर्म है, प्लस माइनस डिफरेंशिएट है, क्या हो जाएगा इंडिविजुअल का स्क्वायर। एम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाती है पावर्स ऐड हो जाएंगी, स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा हम क्या करेंगे उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, पावर्स ऐड होती है, माइनस में
n स्क्वायर को करेंगे तो क्या हो जाएगा n की पावर 4। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा n की पावर 4 माइनस में p की पावर 4 प्लस p की पावर 4 माइनस में m की पावर 4। सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट, p की पावर 4 इससे और ये इससे। आंसर इसमें भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखना था और ये आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज इन द नेक्स्ट वन वी हैव यूजिंग आइडेंटिटी एंड फाइंड द वैल्यूज। वैल्यूज फाइंड करनी है, यहाँ पे सेकंड पार्ट है इसका, तो दिस वन, और वहां पे m लिखा हुआ है बुक में तो उसको n कर लेना, n इक्वल्स टू -3 है। ठीक है, नाउ सिंपली क्या करना है, जहां m दिखे वहां 2 रख देना, जहां n दिखे वहां -3 रख देना। यहाँ देखो 64 m कितना है 2 और उसका स्क्वायर है m का स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा -160 एज इट इज। m है, m कितना है 2 और n कितना है -3, ब्रैकेट में कर देते हैं। नाउ प्लस 100 और -3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई विद 2 2 जा 4 माइनस 160 को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 160 मल्टीप्लाइड 6 इज 960 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 -3 का स्क्वायर मतलब -3 विल बी मल्टीप्लाइड टू -3। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस विल बी मल्टीप्लाइड टू माइनस इज प्लस, 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, तो क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 9 कितना आ गया 64 को इससे करेंगे 256 प्लस 960 प्लस 900, आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 और 5 11, 2 और 9 9 18 और 20 21, ये क्या आ जाएगा हमारे पास इसके लिए आंसर। इसी तरह आपको फर्स्ट पार्ट करना है। नाउ द नेक्स्ट वन सर, सो इन द नेक्स्ट वन 7 वी हैव x प्लस 1 बाय एक्स ऑलरेडी गिवन है 7 है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स को। यहाँ देखो अब सिंपली दिख रहा है इसका स्क्वायर हुआ होगा इसका स्क्वायर हुआ होगा। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर देते हैं इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, x प्लस 1 बाय एक्स और उसका होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 7 और इसका भी हम स्क्वायर करें क्योंकि अगर हम यहाँ चेंज करें तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज इक्वेशन क्या हो जाती है डिसबैलेंस हो जाती है। अब इसका स्क्वायर खोलो, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो कि हो जाएगा और प्लस 2 इंटू a इंटू b, यही होता है रूल। इज 49 हो गया, x विल बी कैंसिल आउट बाय x 1 हो गया, तो यहाँ कितना बचा x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 49। हमें सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ही रखते हैं और 2 को क्या ले जाएंगे इधर जाके माइनस में हो जाए, कितना आ जाएगा 47। ठीक है, नाउ सी सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या करना है हमें x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 निकालना है। ठीक है, यहाँ देखो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे और इस टर्म का स्क्वायर निकालेंगे 4 ही आती है, तो और हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई 47 आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 47 इसका स्क्वायर और 47 का स्क्वायर, सिंपली ये करना है हमें। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 4, इसका भी स्क्वायर करेंगे x की पावर 4, फिर क्या होता है 2 इंटू a इंटू b और 47 का स्क्वायर होगा हमारे पास 47 विल बी मल्टीप्लाई टू 47 इज 4 7 4 जा 28 और 32 मल्टीप्लाई 4 7 जा 28 4 जा 16 और 18 9 10 और ये हो जाएगा 2209। ठीक है, कितना आ जाएगा 2209। यहाँ से क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4, दिस विल बी कैंसिल आउट बाय दिस, तो यहाँ क्या होगा 4 और वो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या आंसर आ जाएगा 2207 इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 के लिए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जिसमें आपको क्या करना है सेम ऐसे ही, पर वहाँ पे माइनस में गिवन है। ठीक है, माइनस में गिवन है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ यहाँ चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का इधर, तो वो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही वहां पे भी x की पावर 2 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 2 निकालोगे, उसके बाद ये वाला 2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सिंपली बस इतना ही डिफरेंस है आगे वाले में। √5 का स्क्वायर, तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट में वैल्यूज क्या हो जाती है, अगर देखो यहाँ पे दोनों टर्म सेम है और रूट में है तो 5 ही बन जाता है। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं रूट का 25 और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो सिंपली ये आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, सो now ninth question is, so here we have square वाली given है और हमें सिंगल में निकालना है। ठीक है, रूल वही होगा, इसी का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 बाय एक्स और इसका इसका स्क्वायर करते हैं, क्या आंसर आएगा x का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स, क्योंकि यही हमारे पास हुआ है, x से x कैंसिल आउट, सॉरी x से x कैंसिल आउट। अब यहाँ देखो ये टर्म हमें गिवन है, कितनी है टर्म
62। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। यही टर्म बची यहाँ से 2 इंटू 1 2, कितना आ गया यहाँ से 64, और यहाँ कितना x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 2 से 2 पावर कैंसिल आउट, क्या बच गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे है वो x स्क्वायर प्लस 1/x² गिवन है हमारे पास 102, और निकालना क्या है x माइनस 1/x। क्या करेंगे सिंपली उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1/x², लेकिन अब यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस का 2 इंटू x इंटू 1/x आ गया। ये वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी 102 है, इसमें से क्या हो जाएगा 2 माइनस, क्योंकि ये कैंसिल आउट, क्या आ गया 100। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 10। सिंपली ऐसे ही करना है, ठीक है। So here we completed our chapter number 6. In the next exercise we start with chapter number 7. Now that is all for today. Thank you. Have a nice day. Good morning students, this is for class 8. Students, as you all know, we are doing conjunctions chapter, and in previous video we completed with the two topics, two kinds of conjunctions, and that are coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. How we are going to use coordinating conjunctions and subordinating conjunctions you all know as we discussed earlier. And now today I will discuss about the book exercise which is based on these two topics. Now let's start with the book exercise. This is the book exercise on page number 149, which question is A part. Underline the conjunctions in these sentences and state whether they are coordinating or subordinating. अभी हमने दो kinds of conjunctions के बारे में पढ़ा है, तो हम इन दो kinds of conjunctions के basis पे ही exercise करेंगे। और इस exercise में हमें करना है which is subordinating and which is coordinating conjunctions. Little bit I will explain you again about coordinating conjunctions are the conjunctions which are independent on other sentences. जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरे सेंटेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और जो दूसरे सेंटेंसेस के ऊपर डिपेंड होते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग conjunctions. Okay students, now by reading these sentences you understand very clearly. First sentence is a positive person spreads positivity and happiness wherever he goes. अब इस सेंटेंस को अगर हम इन सेंटेंसेस को दो फ्रेम करते हैं, ठीक है, दो सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं इसमें, तो एंड इज द नेसेसरी, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो this and is the conjunctions and this is subordinating conjunction. Students, I am writing for subordinating S and for coordinating I am writing C. Second one is Roma studies encyclopedias so that she can answer quiz questions. इसके अंदर आप that, so that is the so and that both are conjunctions and they are used in the, as you all know, we are discussed yesterday about subordinating conjunctions, and in the kind is used, which kind is used here, result, effect or consequences. So this is subordinating conjunctions. I am writing here S for subordinating conjunctions. Next is I think the program will be huge success for you, have all worked hard. हमने कल पढ़ा था coordinating conjunctions यूज़ करने के बजाय हम कोमा भी यूज़ कर सकते हैं, and this sentence is coordinating conjunctions. As soon as I realized that I had made a rude remark, I apologized to him. Here we are using that and comma also. So this sentence is coordinating conjunction. Yamini looked as though she had never faced any crisis in her life.
as though is the subordinating conjunctions. If we separate two sentences, the meaning is not the sentence is not meaningful. जब हम दो sentences को अलग करेंगे तो जब उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता तो इट मीन्स दे आर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. His reply was so ridiculous that everyone burst into laughter. Here, so and that are the conjunctions, and this is subordinating conjunctions. Students, I have done 6 sentences for you as you know how you are going to do this. Now remaining you have to do. Now let's start with the next exercise. Complete these sentences with suitable conjunctions. In certain cases more than one choice is possible. देखिए सेंटेंस इस क्वेश्चन में इजीली आपको गिवन है कि आप इस सेंटेंस को मतलब अपने वे से अगर जब रीड करेंगे सेंटेंस को तो आप इसको एक ब्लैंक में 2 चॉइसेस भी आ सकती हैं. ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज रजनी हैज़ बीन फीलिंग वेल. शी रिटर्न फ्रॉम अ ब्रीफ स्टे इन महाबलेश्वर. तो यहाँ पे Rajni has been feeling well as she returned from a brief stay in Mahabaleshwar. Second sentence is Pragya could not find the books she wanted, so that she borrowed a magazine instead. Don't promise anything that you are certain you will be able to fulfill it. I tried to make him realize the consequences of his impetuous decisions, so that he refused to listen. You can use another conjunctions also, because any other conjunction is also fit to this statement if it is necessary. Otherwise you can use which I am using. Okay students, dash you come back from your trip, we will meet to discuss the problem. So here we can write such, you can write it here, a conjunction which is used here. We are using here as soon as you come back. It was only when I reheard her poems recently I began to appreciate their beauty. It was only when I reread her poems recently as I began to appreciate their beauty. Like this you are going to fill remaining sentences. Now let's go next come to the next exercise, C part. Join these sentences using the conjunctions given in the brackets. Omit any unnecessary words. Students, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अननेसेसरी वर्ड को हटाकर आपको इन दोनों में से कोई भी एक कंजक्शन इन सेंटेंसेस के अंदर फ्रेम करना है. ओके स्टूडेंट्स, आपको 2 गिवन है तो आपको मे बी दोनों ही इसमें आएंगे. ओके, अगर एक गिवन है तो एक आएगा. अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस यू आर गोइंग टू फिल इट. फर्स्ट सेंटेंस इज दे वर वेरी एविड गार्डनर्स. दे वर always found in the garden. So there were very avid gardeners. Such they were always such that they were always found in the garden. Such that एक साथ आएगा. The fuse has blown up as the iron is not working. The नहीं आएगा यहाँ पे, the को
रिप्लेस करेंगे एज के साथ. देयर वर नो ऑटो रिक्शाज बिकॉज द कट करके यहाँ पे आ जाएगा आपका बिकॉज. लाइक दिस you are going to do this exercise and remaining part you have to do. In the next video we will start with the next topic. Okay students, I hope you understand this video, this book exercise, how you are going to do this. Thank you everyone. Good morning student, welcome to online class. This is Saruj from MLP International School. Student, nowadays we are doing our revision part. So exercise and other things we have completed. Now from today onwards I have started the question answer of all chapters. So let us start. Good morning student, welcome to online classes for class 8. Today we are going to start the revision of question answer because we have already done the all exercise except the question answer. Now each chapter the question answer I am just going to explain you. Now see the chapter number 2. Today we will just start the revision of question answer for class 8 chapter number 2, that is the qualities of a ruler. कि ruler की क्या क्या qualities होनी चाहिए. Now see the question number 1. Where did the king rule? राजा ने कहाँ राज्य किया? What type of ruler was he? और वो किस तरह का शासक था? अब इस क्वेश्चन का आंसर है The king ruled over a small kingdom. He was a noble and genius. He loved truth and justice. In his kingdom people were happy and prosperous. यानी कि राजा जो है स्मॉल किंगडम में राज करता था, वो बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी था और साथ ही साथ वो सच्चाई से प्यार करता था. उसे जस्टिस पसंद थी और किंगडम में जितने भी लोग थे वो खुश अब थे. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. व्हाई डिड द चीफ मिनिस्टर वांट टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ? चीफ मिनिस्टर जो था वो अपने कार्यकाल से क्यों रिटायर होना चाहता था? अब इसका आंसर देखिए. द चीफ मिनिस्टर वांटेड टू रिटायर फ्रॉम हिज एक्टिव लाइफ बिकॉज he was getting old and he decided to retire and devote the rest of his life in the company of holy men and in the service of God. चीफ मिनिस्टर इसलिए रिटायर होना चाहता था अपनी एक्टिव लाइफ से क्योंकि वो बूढ़ा हो चला था और उसने डिसाइड किया था कि वो अपनी बाकी की जो ज़िंदगी जो है वो रेस्ट करेगा और अपनी लाइफ को जो है सामाजिक कार्य में और भगवान की आराधना में बाकी का जीवन व्यतीत करेगा. नंबर 3 देखिए क्वेश्चन. व्हाट डिड द किंग आस्क द चीफ मिनिस्टर टू डू? डिड द चीफ मिनिस्टर एग्री? कि चीफ मिनिस्टर को राजा ने क्या करने के लिए कहा? क्या चीफ मिनिस्टर उस चीज़ के लिए राजी हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर है द किंग आस्क्ड द चीफ मिनिस्टर टू सर्च आउट अ सुटेबल पर्सन हु कैन टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट अफेयर्स आफ्टर हिम. यस, द चीफ मिनिस्टर एग्रीड. क्या कहा है कि किंग ने जो है चीफ मिनिस्टर से कहा कि तुम एक ऐसा पर्सन ढूंढो, सुटेबल पर्सन ढूंढो जो तुम्हारी जगह ले सके और जो है तुम्हारी तरह देखभाल कर सके और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाए. हाँ, चीफ मिनिस्टर ने राजा की ये चीज़ मान ली. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. हाउ डिड द यंग मैन एट द रॉयल गेस्ट हाउस स्पेंड देयर टाइम? यानी कि जो यंग मैन थे उन्होंने रॉयल गेस्ट हाउस में अपना समय कैसे व्यतीत किया? अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है द यंग मैन एट द रॉयल गेस्ट हाउस स्पेंड देयर टाइम इन द वे दे लाइक्ड. They were getting good food and everything they needed without any cost. Some of them spent by idle gossip
love to away the day sleep away the day. Some spend their time in reading books. यंग मैन जो है वो रॉयल गेस्ट हाउस में उन्होंने कैसे अपना टाइम स्पेंड किया कि जो उनको चाहिए था वो उनको सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करी गई, उनको अच्छा खाना दिया गया और वो सारी चीज़ें उनको दी गई जो वो चाहते थे और वो विदाउट कॉस्ट थी। और कुछ लोगों ने आइडली जो है बैठ करके गप्पे हाँकने में अपना टाइम स्पेंड किया और जिनको नींद पसंद थी उन्होंने सो करके अपना टाइम स्पेंड किया और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी बुक्स पढ़कर टाइम स्पेंड किया। और आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। What did the chief minister ask some of his trusted men to do? यानी कि चीफ मिनिस्टर ने अपने विश्वसनीय लोगों से क्या करने के लिए कहा। Now see the answer of question number 5. The chief minister asked some of his trusted men to look after the activities of those young men. यानी कि जो चीफ मिनिस्टर ने अपने ट्रस्टेड मैन से कहा कि आप इन लोगों की गतिविधि देखिए जो वहां पे रुके हुए थे। नंबर 6 देखिए। Why did the young man do when he saw the old man running in pain? जब जो है यंग मैन ने क्या किया जब उसने एक कराते हुए ओल्ड मैन को देखा। Now see the answer of number 6. When the young man saw the old man groaning in pain, he sat beside him and with great care he helped him to stand on his feet, and then he accompanied him to his house on the other side of the road. यानी कि जब यंग मैन ने देखा कि वो बुरी तरह करा रहा है ओल्ड मैन, तो उसने उसको सहारा दिया और उसके घर तक उसको छोड़ने गया और उसके बाद जो है उसे हेल्प की, रोड क्रॉस करवाया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। व्हाई डिड द चीफ मिनिस्टर चूज द यंग मैन एज ए सक्सेसर? यानी कि चीफ मिनिस्टर ने अपनी जगह उस यंग मैन को क्यों चूज किया। The chief minister chose the young man as his successor because of his not only physical ability but he had also qualities like compassion. यानी कि जो है compassion, pity and kindness so that he can look after subjects and work safely for their welfare. इसमें क्या है कि उसने चीफ मिनिस्टर ने उस यंग मैन को इसलिए चूज किया था क्योंकि उसके अंदर सभी क्वालिटीज थी जो एक रूलर में होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ उसके अंदर पिटीनेस भी था, काइंडनेस भी था और वो जो है जो चीज़ होनी चाहिए ताकि वो अपने सब्जेक्ट्स की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। स्टूडेंट, अब ये आपका वीडियो यहीं तक और आपको करना क्या है, सेम एज यूजुअल जैसे आप हमेशा करते आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर। Hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject GK. Here class is 8th and chapter number 20. So let's start chapter number 20. Student, chapter number 20 is the Seven Sisters of India. Here India northeastern states are given that are called Seven Sisters. Student, recently जो सिक्किम नाम का स्टेट है उसको भी इसमें ऐड किया गया और ये 8 हो गए हैं। This region shares its बॉर्डर्स विद चाइना, म्यांमार, भूटान एंड बांग्लादेश। जो इंडिया के नेबर कंट्री हैं उनसे इनकी जो सीमाएं हैं वो टच होती हैं और जो नेबर कंट्री है उसमें किस किस से टच होती है, चाइना, म्यांमार, भूटान एंड बांग्लादेश। ओके, नाउ द स्टेट एंड देयर कैपिटल आर गिवन दैट आर सेवन सिस्टर्स। असम की जो कैपिटल है वो क्या है, दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर। मेघालय शिलोंग, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल एंड त्रिपुरा की है अगरतला और सिक्किम की है गंगटोक। तो स्टूडेंट, ये आपका एसएसटी का टॉपिक भी क्लियर होता है यहाँ से कि जो स्टेट है कैपिटल है उनके नेम लर्न हो जाएंगे। नम
Some important festival of these regions are given. First one is लोसर. लोसर एक, जैसे कि हम हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जो फेस्टिवल होता है ये मोनपा एंड सुकरदनपैन ट्राइब्स आर ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में लोसर जो फेस्टिवल है उसको एज ए न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और ये कब मनाया जाता है? फरवरी और मार्च के बीच में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज रंगोली बिहू. दिस इज न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ असम. जो असम स्टेट है उसमें जो न्यू ईयर फेस्टिवल है उसको किस नाम से फेमस है? रंगोली बिहू. इट इज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल विद स्पेशल सॉन्ग एंड डांसेज. बिहू एक डांस होता है जो इस फेस्टिवल पे स्पेशली किया जाता है. नेक्स्ट वन इज वाइकिंग डांस फेस्टिवल. वाइकिंग डांस फेस्टिवल है, ये मेघालय में मनाया जाता है ये फेस्टिवल, और ये गोज ऑन फॉर 3 days टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन मीन जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है. प्रोसेशन डांसेज एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल. इट इज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल एंड मई. ये अप्रैल और मई में सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें भी डांस और प्ले होते हैं. नेक्स्ट वन इज लाई हरबा. हरबा बोलते हैं इसको. This is the spring festival of Manipur. It is celebrated in April and May. It features martial art display, the graceful dances all over the state. इसमें ग्रेसफुल डांस किए जाते हैं सारे स्टेट में, और ये अप्रैल और मई में सेलिब्रेट किया जाता है. कौन से स्टेट में? मणिपुर में. लाई हरबा. नेक्स्ट वन इज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज ऑफ दिस रीजन. स्टूडेंट जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं इसमें जितने भी नेशनल पार्क और सेंचुरी है उनका यहाँ डिस्कशन किया गया है. फर्स्ट वन इज काजीरंगा नेशनल पार्क. दिस नेशनल पार्क ऑफ असम इज फेमस फॉर वन हॉर्न डायनासोर एंड एस्टिक वाइल्ड बफेलो. किस लिए फेमस है ये? असम का जो नेशनल पार्क है, असम का जो वन हॉर्न वाले एक सींग वाले डायनासोर होते हैं उसके लिए, और एस्टिक विल्ड बफेलो जंगली भैंसे के लिए फेमस है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज नामबत्ता नेशनल पार्क. ये नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में है, और ये किस लिए फेमस है? टाइगर, लियोपार्ड, क्लाउडेड लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड. स्टूडेंट इन जो एनिमल्स है इनके लिए फेमस है. इसमें जो क्लाउडेड और लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड है, इसमें जो लियोपार्ड की स्किन होती है उस पर क्लाउड की तरह टेक्सचर बना हुआ होता है, स्नो वाले में स्नो की तरह टेक्सचर बना हुआ होता है, इसलिए इनको स्नो लियोपार्ड और क्लाउडेड लियोपार्ड बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज कंचनजंगा नेशनल पार्क. दिस नेशनल पार्क ऑफ सिक्किम इज नोन फॉर याक एंड मस्क डियर. ये काजीरंगा जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है किस लिए फेमस है? मस्क डियर और याक के लिए. नेक्स्ट वन इज कायबुल लामजो नेशनल पार्क. दिस नेशनल पार्क इज ओनली फॉर फ्लोटिंग नेशनल पार्क. ये नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? क्योंकि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है. स्टूडेंट फ्लोटिंग नेशनल पार्क क्या होता है? जो तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है, मीन जिसके तीनों तरफ पानी पानी होता है और बीच में वो जो नेशनल पार्क है वो लोकेटेड होता है, तो वो होता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क. तो स्टूडेंट ये इनके फेमस इन स्टेट के फेमस नेशनल पार्क और सेंचुरीज थे. These are the important festivals of these regions, and these are state and capital. So you have to learn for your S7 exam. Okay. और ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या आपको लर्न करनी है कि जो 7 सिस्टर्स थी अब वो 8 हो गई है, और 8 में उसमें क्या नया ऐड किया गया है? सिक्किम. ओके.